Hello everyone, welcome to Study Simplified. Today we are going to study about लोक सभा एंड राज्यसभा. इस टॉपिक से जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो लेक्चर के दौरान मैं आपको बताते चलूँगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले यहाँ पे एक आर्टिकल याद रखना है आपको, आर्टिकल 79, जो कि बोलता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा. तो कई बार ये आर्टिकल के बारे में पूछ लिया जाता है एग्जाम में. ठीक है, आर्टिकल 79 क्या बोलता है कि जो पार्लियामेंट है दैट कंसिस्ट ऑफ 3 बॉडीज, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा. अब लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रीवियसली प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ रखा है. आज हम लोग लोकसभा एंड राज्यसभा के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये अदर नेम से जो जाने जाते हैं, ऐसे भी आप लोग याद रखिएगा कि जो लोकसभा है वो लोअर हाउस होता है. ठीक है, एंड जो राज्यसभा है वो अपर हाउस होता है. पार्लियामेंट के 2 हाउस है, लोकसभा एंड राज्यसभा. इसी तरीके से जो हमारा स्टेट होता है, स्टेट में भी होता है लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल. जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो लोअर हाउस है एंड जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो अपर हाउस है. ठीक है, तो देखिए इसके अलावे आप और याद रखिएगा कि जो राज्यसभा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं, जबकि लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल बोला जाता है. तो जब ऐसा अल्टरनेटिव नाम आपको दिखेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है. ठीक है, तो इस लेक्चर में मैं आपको कंपोजिशन ऑफ सीट्स के बारे में बताऊंगी कि कैसे सीट्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं लोकसभा राज्यसभा में, इनके बीच का क्या डिफरेंस है, वो सब हम लोग को देखने को मिलेगा. तो चलिए डिटेल में देखते हैं. सबसे पहले हम लोग देखते हैं राज्यसभा के बारे में. राज्यसभा की जो सीट्स है कैसे एलोकेटेड है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है. तो देखिए राज्यसभा इज कंपोज्ड ऑफ नॉट मोर देन 250 मेंबर्स. यहाँ पे बता रखा है कि जो राज्यसभा है उसमें नॉट मोर देन 250 मेंबर्स होते हैं. तो मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं, नॉट मोर देन 250. ओके, बट एट प्रेजेंट ये 245 है. तो मैं आपको बताऊंगी कि वो कैसे होता है. सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये जो 250 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. तो इसमें से जो 12 होते हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं बाय प्रेसिडेंट. एंड वो किस फील्ड से होते हैं, दे आर स्पेशलाइज्ड इन साइंस, आर्ट्स, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस. अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं तो आप कुछ सेलिब्रिटीज़ को देखे होंगे राज्यसभा में. फॉर एग्जाम्पल जया बच्चन जी को आपने देखा होगा. तो वो कैसे आई हैं, तो वो नॉमिनेट होकर ही आई हैं. इसके अलावा कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं, तो आप वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा. ठीक है, कि कौन कौन नॉमिनेट होके इनके अलावे आया है. अब ये तो 12 मैंने बता दिया आपको कि नॉमिनेट होके आते हैं बाय प्रेसिडेंट. एंड 238 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी से. ओके, एंड दे आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली. ये लोग इनडायरेक्टली इलेक्ट होके आते हैं. अभी मैंने आपको बताया एट प्रेजेंट कितने मेंबर्स हैं, 245 है. अब इनका हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या होता है. 245 प्रेजेंट हैं जिसमें से 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं. याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जाता है. एंड प्रेसिडेंट के पास पावर है नॉमिनेशन की इनकी, तो वो प्रेसिडेंट ही करते हैं. इसके अलावा यूनियन टेरिटरी से 4 है एंड स्टेट से कितने, 229. स्टेट से कितने रिप्रेजेंट होते हैं, 229 होते हैं. यूनियन टेरिटरी से 4 होते हैं. ये आपको याद रखना है, एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है. एंड यहाँ पे एक चीज़ जो याद रखना है कि ये लोग इलेक्ट जो होते हैं ना वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होके आते हैं. फॉर एग्जाम्पल जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्टेट के, दे आर इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. एमएलए को हम लोग इलेक्ट करते हैं ना, एमएलए अब क्या करते हैं कि राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं. ठीक है, एंड ये जो यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि यूनियन टेरिटरी में क्या होता है कि वो लोग इलेक्ट होते हैं इनडायरेक्टली बाय मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर दिस पर्पस. तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने की बात है कि जो हमारा यूनियन टेरिटरी है वहाँ बस 2 ऐसे यूनियन टेरिटरीज है जहाँ से रिप्रेजेंटेटिव होते हैं राज्यसभा में. वो 2 यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी है, दिल्ली एंड पुडुचेरी. ये दोनों यूनियन टेरिटरी के बस रिप्रेजेंटेटिव होते हैं राज्यसभा में. तो इतना कुछ आपको याद रहेगा. चलिए ठीक है, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना, एक बार फिर से सुन लीजिएगा तो आपको समझ आएगा. तो ठीक है, ये हम लोगों ने बात किया राज्यसभा के बारे में. यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स आर चोजन बाय प्रेसिडेंट
एंड दे आर स्पेशलाइज इन साइंस, आर्ट, लिटरेचर, सोशल सर्विस। और ये जो होते हैं दे आर इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि मैंने आपको समझा दिया। अब हम लोग देखते हैं लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा में कितनी सीट होती है? तो जो लोकसभा में मैक्सिमम मेंबर होते हैं वो 552 हुआ करते थे। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि अब जो है मैक्सिमम 550 ही है, और वो भी एट प्रेजेंट अगर बात करूँ तो 545 हुआ करते थे, बट अब दो जो सीट्स होती थी एंग्लो इंडियंस की वो हट गई है, इसलिए एट प्रेजेंट 543 ही हैं। अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है वो हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं। तो देखिए, आपको याद रखना है कि जो 552 सीट्स जो हुआ करती थी उसमें क्या होता था कि दो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते थे जो कि प्रेसिडेंट ही नॉमिनेट करते थे, एंड वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होते थे। अब एंग्लो इंडियन कम्युनिटी क्या होता है? तो वैसे विदेशी जो इंडिया में आके बस गए थे, ठीक है, तो वैसे कम्युनिटी से 2 सीट्स हुआ करती थी जो कि प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट करते थे, और बाकी इलेक्ट होके आते थे 20 यूनियन टेरिटरी से एंड 530 स्टेट से। तो ये स्ट्रक्चर है, बट एट प्रेजेंट क्या सिनेरियो है? तो एट प्रेजेंट 543 का सिनेरियो है। देखो, जो 2 थे ना नॉमिनेट होके आते थे वो तो अब हट गए, और वो कैसे हटे? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था? तो याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आया था उससे एंग्लो इंडियन की जो सीट्स हुआ करती थी 2 सीट, उसको रिमूव कर दिया गया है, तो ये अब नहीं है। इस वजह से 543 टोटल सीट्स है, जिसमें कि 13 यूनियन टेरिटरी के रिप्रेजेंटेटिव है एंड 530 स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव है। तो ये आपको याद रखना है। एंड यहाँ पे क्या होता है कि कैसे इलेक्ट होके आते हैं? तो ये सिंपली जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता है जिसमें 18 ईयर्स और अबव के जो लोग होते हैं वो वोट करते हैं, दे हैव राइट टू वोट। तो ये वोट करके अपने मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं एंड वो लोग रिप्रेजेंट करते हैं लोकसभा में। तो बस इतना कुछ है। चलो, यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं आप लोग से डिस्कस करती हूँ। पहले जो हमारा वोट करने का एज था वो 21 ईयर्स था। 21 ईयर्स से इसको 18 ईयर्स कर दिया गया था। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से किया था? रिकॉल कीजिए आप लोग। तो ये किया गया था 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, और ये कब आया था? 1988 में आया था। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो उसको आपको याद रखना है। तो जो हमारे लोकसभा के जो मेंबर होते हैं स्टेट वाले, दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। कैसे? ये जो वोटिंग वाली मेथड होती है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इससे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए, ठीक है। फिर यहाँ पे नॉमिनेशन का क्या प्रावधान था? खैर अब तो है नहीं, तो डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। एवरी सिटीजन हु इज़ नॉट लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज हैज़ राइट टू वोट। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है। एंड लोकसभा में जो है वहाँ पे रिजर्वेशन माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए नहीं है, बस शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है। तो ये चीज़ याद रखना है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि इनका जो ड्यूरेशन होता है, क्या टर्म है, एंड इसका क्या क्या प्रोसेस है। तो देखिए, लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों की हम साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो लोकसभा में क्या होता है, ये एक टेम्पररी बॉडी है, क्योंकि ये डिसॉल्व किया जा सकता है। डिसॉल्व कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। राज्यसभा परमानेंट बॉडी है, इट कैन नॉट बी डिसॉल्व। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग टर्म की बात कर रहे हैं कि टर्म क्या है। तो जो हमारा राज्यसभा है, राज्यसभा में 6 ईयर्स का टर्म होता है एंड लोकसभा में 5 ईयर्स का टर्म होता है। बट इन केस ऑफ इमरजेंसी, जब इमरजेंसी लगता है तो उस टाइम लोकसभा में 1 साल के लिए टर्म एक्सटेंड हो जाता है। राज्यसभा में नहीं होता है, लोकसभा में होता है, एंड ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि इमरजेंसी के टाइम में 1 ईयर से एक्सटेंड हो जाता है इनका टर्म। इसके अलावे जो यहाँ पे 6 ईयर्स आप देख रहे हैं कि इनका टर्म है, यहाँ पे 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी सेकेंड ईयर। हर 2 साल पे क्या होता है कि 1/3 ऑफ इट्स टोटल मेंबर रिटायर होते हैं, एंड जो रिटायरिंग मेंबर है दे आर एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पे गिवन है काउंसिल ऑफ स्टेट जो राज्यसभा है, परमानेंट बॉडी है एंड 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी सेकेंड ईयर। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है।
अब देखो नॉर्मल टर्म भी लोकसभा का 5 ईयर्स बताया, राज्यसभा का 6 ईयर्स है, आपको देखना है ये सब। एंड जो इमरजेंसी का टाइम होता है उसमें 1 ईयर से एक्सटेंड हो जाता है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और याद रख सकते हैं आप कि ये जो एक्सटेंशन है वो 1 ईयर के लिए हो सकता है, एंड जब इमरजेंसी को सीज कर लिया जाए तो मैक्सिमम फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स तक ये रह सकता है, और उसके बाद इसको भी हटना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो पार्लियामेंट के कुछ टर्म्स यूज़ हो रहे हैं, तो पार्लियामेंट के टर्म्स जो भी यूज़ हो रहे हैं वो हम लोग किसी और लेक्चर में कभी पढ़ेंगे, बट यहाँ पे जो गिवन है उसको अभी का देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे बात हो रहा है सेशंस के बारे में। पार्लियामेंट मस्ट मीट एट लीस्ट ट्वाइस अ ईयर एंड नॉट मोर देन 6 मंथ शैल इलैप्स बिटवीन 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। अब यहाँ सेशंस का बात हो रहा है, आप लोग को सेशंस का आइडिया नहीं होगा या कुछ लोग को आइडिया हो भी सकता है। तो सेशन होता क्या, पहले हम लोग ये जानते हैं। तो जो सेशन है इज द पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन फर्स्ट मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट एंड प्रोरोगेशन ऑफ पार्लियामेंट। मतलब क्या हुआ, तो देखो सिंपली आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा पार्लियामेंट है उसमें 3 सेशन होता है, यहाँ पे गिवन नहीं है, आप नोट कर सकते हो। पहला होता है बजट सेशन, ओके, एंड बजट सेशन का जो टाइम पीरियड है वो कब होता है जनरली, तो ये आपका फरवरी से लेके मई के बीच में होता है। सेकेंड सेशन जो है वो हमारा मॉनसून सेशन होता है, ये कब होता है, तो ये जुलाई टू सितंबर के बीच में होता है। थर्ड जो है वो विंटर सेशन होता है, नवंबर में स्टार्ट होता है दिसंबर तक चलता है। तो ये बेसिकली 3 टाइप के सेशन है। अब देखो ये जो सेशन चल रहा है फरवरी टू मई, ये जो टाइम पीरियड हुआ इसको हम सेशन बोलेंगे। अब यहाँ पे देखो मई से लेके जून के बीच में कुछ नहीं चल रहा है, यहाँ पे कोई भी मीटिंग वगैरह नहीं हो रही है पार्लियामेंट की, तो ये जो पीरियड है रिसेस कहलाता है। जस्ट लाइक हम लोग स्कूल टाइम में थे तो लंच हुआ करता था, फर्स्ट हाफ में पढ़ाई हुई फिर लंच हुआ तो उसको रेसेस बोलते थे, फिर सेकंड हाफ में पढ़ाई होती थी। सेम वैसे ही करके आप लोग इसको याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो सेशन है वो फर्स्ट मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट एंड प्रोरोगेशन ऑफ पार्लियामेंट के बीच का टाइम है। फर्स्ट मीटिंग मतलब जिस दिन स्टार्ट हुआ, एंड प्रोरोग ये क्या होता है, जिस दिन मीटिंग एंड हुआ, ठीक है। अब ये जो है 1 महीने 1.5 महीने कितने का भी टाइम हो सकता है। प्रोरोग मीन्स कम टू एन एंड, ऐसा सीन है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब देखो हम लोग ये बात कर रहे थे कि जो पार्लियामेंट है उसको साल में कितने बार मिलना होता है, तो ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो एक साल में एटलीस्ट ट्वाइस उनको मीट करना पड़ता है, एंड कितना गैप हो सकता है 2 सेशन के बीच में, तो जो गैप हो सकता है दैट शुड नॉट बी मोर देन ऑफ 6 मंथ्स। तो ये दोनों ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ये एक सेंटेंस से 2 क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए। मतलब आप समझ गए होंगे ना, जैसे 2 सेशन हुआ, 2 सेशन के बीच का जो गैप हुआ वो मैक्सिमम 6 मंथ्स का हो सकता है, उससे ज़्यादा का नहीं होगा, एंड एक साल में 2 सेशन को कंडक्ट करना ही करना है, ये चीज़ बताया गया है यहाँ पे, तो आपको ये याद रखना है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। द पीरियड बिटवीन प्रोरोगेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स रीअसेंबली इज कॉल्ड रेसेस, जो मैंने अभी बताया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बात हो रहा है कि विद इन अ सेशन, अब सेशन थोड़ा लंबा भी हो सकता है, 1 महीने 2 महीने का, तो देयर आर नंबर ऑफ डेली सिटिंग्स। अब क्या होता है कि डेली सिटिंग्स हो रही है, एंड वो जो सिटिंग्स का एंड करने का जो प्रोसेस होता है, ख़त्म करने का, उसको एडजर्नमेंट बोलते हैं। जनरली क्या होता है, जैसे कि लोकसभा है तो लोकसभा में मीटिंग चल रही है, तो ऑफिसर जो होते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर, उनको स्पीकर हम बोलते हैं। तो उनके पास पावर होता है कि जैसे कि मान लो मीटिंग एंड हुआ तो वो क्या करते हैं, एडजर्न कर देते हैं उस प्रोसेस को। मीटिंग जो एंड हुआ उसको एडजर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो पावर किसके पास है, लोकसभा में स्पीकर के पास है। अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है कि द सिटिंग ऑफ हाउस कैन बी टर्मिनेटेड बाय डिसोल्यूशन, प्रोरोगेशन एंड एडजर्नमेंट। 3 तरीका है किसी भी सिटिंग को, किसी भी मीटिंग जो हो रहा है उसको एंड करने का। अब यहाँ पे तीनों सेम नहीं है, तीनों में डिफरेंस है। जो एडजर्नमेंट है वो कौन करता है, वो स्पीकर करते हैं, स्पीकर के पास पावर है। डिसोल्यूशन एंड प्रोरोगेशन ये प्रेसिडेंट करते हैं। एडजर्नमेंट जो होता है वो डेली सिटिंग्स के लिए होता है,
जैसे कि रोज का रोज जो काम हो रहा है, मीटिंग हो रही है, उसको एंड करना है तो एडजर्न होता है, ठीक है। जबकि प्रोरोग क्या होता है? प्रोरोग होता है जैसे एक सेशन चल रहा है, बजट सेशन चल रहा है, अब बजट सेशन का जो मीटिंग है वो एंड होने को आया तो प्रेसिडेंट उसको प्रोरोग करते हैं, ठीक है। एक सेशन को एंड करना है तो वहाँ पर टर्म यूज होगा प्रोरोग। एंड डिसोल्यूशन क्या होता है? डिसोल्यूशन तो आप समझ रहे होंगे, जैसे कि लोकसभा जब कॉन्फिडेंस नहीं होता है लोकसभा में तो डिसॉल्व कर दिया जाता है, तो वो भी पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है डिसॉल्व करने का। तो आपको इतना समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरी लग रहा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, द पावर ऑफ डिसोल्यूशन एंड प्रोरोगेशन आर एक्सरसाइज बाई प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और जो डेली सिटिंग्स है लोकसभा की एंड राज्यसभा की, वो स्पीकर्स एंड चेयरमैन रेस्पेक्टिवली एडजर्न करते हैं। लोकसभा में स्पीकर एडजर्न करेंगे, राज्यसभा में चेयरमैन एडजर्न करेंगे, क्योंकि वही प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं। ओके, तो यही सी चीज़ यहाँ पे गिवन है। अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, क्वालिफिकेशंस फॉर बिकमिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर वो राज्यसभा में जाना चाहता है तो उसकी एज 30 ईयर्स होनी चाहिए, एंड लोकसभा के लिए नॉट लेस देन 25 ईयर्स। तो ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी कि राज्यसभा के लिए जो मिनिमम एज है वो 30 ईयर्स है एंड लोकसभा के लिए 25 ईयर्स है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इन चीज़ों को ध्यान रखना है। एडिशनल क्वालिफिकेशन में बी प्रिस्क्राइब्ड बाई पार्लियामेंट बाई लॉ, तो ये नहीं है उतना कुछ, ये दोनों याद रखिएगा। अब देखो, डिसक्वालीफाइड क्यों हो सकते हैं, कब हो सकते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? अगर ही होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट। देखो, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट में काम कर रहा हो, वहाँ से उसको कुछ एडवांटेज मिल रहा हो, फाइनेंशियल एडवांटेज, बेनिफिट, अलाउंस कुछ उधर से भी मिल रहा हो, और वो इधर भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऑफिस को हेल्ड करे। तो ऐसा नहीं हो सकता, दो ऑफिस को ये लोग होल्ड नहीं कर सकते हैं। तो उस केस में अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, किसी स्टेट में भी अगर उसका ऐसे है कोई ऑफिस वो होल्ड किया हुआ है, तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनेगा, वो डिस्क्वालीफाइड है फिर। इफ़ ही इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड, तो ये तो ठीक है, मतलब आप जानते ही हो कि अनसाउंड माइंड का है तो वो कैसे इतनी सारी चीज़ों को करेगा बैलेंस। एंड एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है, ही इज़ नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर वो सिटीजन नहीं है और वॉलेंटरीली एक्वायर कर लिया सिटीजनशिप, उस केस में भी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकता, ही इज़ डिस्क्वालीफाइड फॉर बीइंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो इतना ध्यान रखिएगा। एंड वन लास्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया गया है, वो ये वाला है। देखिएगा, क्या होता है ना, जनरली कि हाउस में जो मीटिंग चलती है तो उसमें अगर कोई मेंबर 60 डेज तक एब्सेंट हुआ विदाउट टेकिंग द परमिशन ऑफ हाउस, तो उसकी सीट वैकेंट हो जाती है। और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। द हाउस कैन डिक्लेयर a seat vacant if member absent himself from all meeting of house for a period of 60 days without permission of house। तो अगर वो 60 days तक एब्सेंट रहा तो क्या होता है कि उसकी सीट वैकेंट हो जाती है। तो ये चीज़ याद रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। एंड जो लोकसभा एंड राज्यसभा के बारे में मैं बता रही थी कि जो स्पीकर एंड चेयरमैन होते हैं, तो स्पीकर अगर रिज़ाइन देना तो वो किसको रिज़ाइन देंगे? डिप्टी स्पीकर को देंगे। उसी तरीके से चेयरमैन को अगर रिज़ाइन देना है राज्यसभा में तो वो किसको देंगे? वाइस चेयरमैन को देंगे। एंड राज्यसभा में जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं, जो एक्स ऑफिसियो होते हैं राज्यसभा के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। एंड इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो हम लोग स्टार्टिंग में बात कर रहे थे राज्यसभा के कॉम्पोजिशन ऑफ सीट्स के बारे में, तो मैंने आपको बताया कि वहाँ पे क्या होता है कि जो मेंबर्स आते हैं इलेक्ट होके, वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं रहते हैं, उनको एमएलएस इलेक्ट करते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगी, जैसे कि हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरी हैं। तो क्या 28 स्टेट से कितनी कितनी सीट्स होती है राज्यसभा में? आप लोगों को पता है क्या कि ये कैसे एलोकेट किया जाता है? तो इसका सिंपल सा फंडा यही है कि जो हमारा स्टेट में पॉपुलेशन है तो उसी हिसाब से सीट्स भी एलोकेटेड हैं। अब ये कैसे होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं एक चार्ट लेके आई हूँ,
तो उसको आपको दिखाती हूँ तो आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इन राज्यसभा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पॉपुलेशन के हिसाब से है, जैसे उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया में, मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है, उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ पे सीट भी सबसे ज़्यादा दिया गया है राज्यसभा में। 31 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उत्तर प्रदेश से इन राज्यसभा। और अगर आप देखो जो हमारा मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड वाला स्टेट है, उधर साइड की पॉपुलेशन कम है एंड वहाँ पे सीट्स भी एक एक करके ही गिवन है राज्यसभा के लिए, एक एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वहाँ से। तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, उतना ध्यान नहीं रखना, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा। बस आपको पता होना चाहिए कि जिस स्टेट में ज़्यादा पॉपुलेशन है उस स्टेट से ज़्यादा सीट है राज्यसभा में, जिस स्टेट में कम पॉपुलेशन है वहाँ से कम सीट है राज्यसभा के लिए। अगर आप स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टेट लेवल पे जो भी एग्जाम्स होते हैं आपके, तो आपको अपनी स्टेट के लिए पता होना चाहिए कि कितने सीट्स होते हैं राज्यसभा में एंड कितने सीट्स होते हैं लोकसभा में, क्योंकि ये एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ बीपीएससी की, तो बीपीएससी में जनरली क्या पूछा जाएगा, बिहार में पूछा जा सकता है कि कितने सीट्स एलोकेट किए गए हैं राज्यसभा के लिए, 16 किए गए हैं। एंड लोकसभा के लिए कितने किए गए, तो लोकसभा के लिए 40 सीट्स हैं बिहार से। तो इसी तरीके से आप अपने स्टेट वाला भी देख लीजिएगा एंड याद रखिएगा। सारा स्टेट को तो हम याद नहीं रख सकते, ज़रूरी भी नहीं है, बट जो ज़रूरी है उसको तो करना पड़ेगा, तो इस तरीके से याद कीजिएगा। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जो हमारा यूएसए है, हमारा तो नहीं बट ठीक है, जो यूएसए है, यूएसए में क्या होता है 50 स्टेट्स वहाँ पे हैं एंड वहाँ पे ऐसा सीन है कि हर स्टेट के दो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होके अपर हाउस में जाते हैं। अपर हाउस कौन सा होता है वहाँ पे, सेनेट होता है। तो हर स्टेट से दो रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, टोटल कितने हो गए 100 मेंबर्स हो गए। तो वहाँ पे 100 मेंबर्स होते हैं सेनेट में, अपर हाउस में। एंड उनको इससे मतलब नहीं है कि कौन सा स्टेट बड़ा है, कौन सा स्टेट छोटा है, कौन सा स्टेट की बड़ी पॉपुलेशन है, ज़्यादा पॉपुलेशन है, कम पॉपुलेशन है, ये सब कुछ मैटर नहीं करता। सिंपली उनको हर स्टेट से 2 रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। तो वहाँ वैसा सिनेरियो चलता है और हमारे यहाँ पॉपुलेशन के हिसाब से चलता है, जो कि काफ़ी सही भी है। तो बस इतना याद रखिएगा। तो चलिए आज का तो हम लोगों ने कर लिया, अगली क्लास में हम लोग फिर से देखेंगे स्पीकर एंड चेयरमैन के बारे में पढ़ना है। अगर आपको कोई क्वेरी होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।